वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ कैम्प क्लासेस में। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए हैं आपके सामने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड कुछ बातें। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और उसका पहला पार्ट जैसे कि हम अपने रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बात करी थी 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में कि 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट और गेट केमिस्ट्री एग्जामिनेशन में जिस तरह से भी क्वेश्चन पेपर्स आते थे, हमने हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो एक बार मैं बता देता हूं कि आपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने पिरिडीन से रिलेटेड 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बातें करी थी। उनसे रिलेटेड जितनी भी उनकी क्वेश्चन पेपर थे वो सारे के सारी बातें करी थी। और आज देख रहे हैं जैसे कि हम लोग आज कुछ बाहर आए हुए हैं लेक्चर हॉल से, तो आप सोच रहे होंगे कि सर आज बाहर क्या कर रहे हो। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, अभी हम वापस क्लास में भी चलेंगे। तो 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बातें हमारी पूरी हो चुकी थी। आज हम लोग बात करेंगे 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, जिसमें हमारी बात होगी फ्यूरॉन, पायरॉल और थायोफिन की कि इनके कंपैरिजन क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से इनके एरोमेटिक कैरेक्टर होते हैं, उनकी रिएक्शंस क्या होती हैं। तो चलिए क्लास में चलते हैं। तो हेलो, प्लीज चेंज द कैमरा टू द क्लासरूम। लो यार, मजाक नहीं कर रहे हैं, क्लासरूम में चेंज करो, ठीक है। तो फिर ये कहां पहुंचा दिया, फिर से चेंज करो। तो हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू द क्लासरूम। ओके, मिलते हैं क्लासरूम में। हाँ, तो अब आ गए हम लोग क्लासरूम में। तो अब बात करते हैं हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, जबकि बेसिकली हम इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ शेयर करने आए हैं 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो मेजरली जो हमारे क्वेश्चन पेपर में 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं, उसमें जो हमारा मेजर पार्ट क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है वो होता है हमारे 3 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। उनके नाम और स्ट्रक्चर सबसे पहले लिख लेते हैं। पहला है हमारा पायरॉल। क्या नाम है उसका? पायरॉल। 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या होता है स्ट्रक्चर? इसका नाम होता है पायरॉल, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने बहुत आते हैं क्वेश्चन पेपर में। इसी के साथ अगला हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसका क्या नाम है? फ्यूरॉन। क्या नाम है? फ्यूरॉन। इसका नाम क्या है? फ्यूरॉन। फ्यूरॉन। और तीसरा जो हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसका नाम क्या है? थायोफिन। क्या? थायोफिन। थायोफिन। तो इन तीनों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना है। इनका लगभग जो भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज तो लगभग थोड़ी अलग है, लेकिन जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग क्या है, इनकी सेम है। तो एक बार हम देखो इनको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आपको इन टाइप के कंपाउंड्स को पढ़ना है तो सबसे पहले आपको इनके स्ट्रक्चर के बारे में पता करना पड़ेगा कि इनके स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद स्ट्रक्चर से आपको पता लगेगा कि इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर इनमें रेजोनेंस में यूज किए जा रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें रिएक्शन के लिए अवेलेबल है। इसके बाद हमारा बात आता है कि इनके एरोमेटिक कैरेक्टर क्या है, कि कौन कितना ज्यादा एरोमेटिक है, ठीक है। फिर उसी आधार पर हम देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनकी रिएक्शंस के बारे में। तो बस इतना सा पढ़ना है और इतने से आपको जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में आते हैं, वो आपको यहां से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात आपसे शुरू करता हूं, तो स्ट्रक्चर में देखिए, ये आपका जो, अगर मैं आपके सामने सबसे पहले उठा रहा हूं पायरॉल को, तो पायरॉल का अगर मैं स्ट्रक्चर आपसे शेयर करूं तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इस तरीके से ये नाइट्रोजन, इसमें क्या होता है, ये p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, और इसमें भी एक या ऐसे p ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो बेसिकली नाइट्रोजन पर आपको पता है कि नाइट्रोजन पर बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। बेसिकली 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में, और इन सब में, इन तीनों के तीनों में जितने भी आपके ये सारे एटम होते हैं 5 मेंबर्ड रिंग में, ये पांचों के पांचों कौन से हाइब्रिडाइज होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। तो इनमें हल्का हल्का सा अंतर क्या है कि यहां पर नाइट्रोजन के पास जो इसका लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास, क्योंकि देखो sp2 हाइब्रिडाइज में 3 इलेक्ट्रॉन उधर होते हैं और उसके बाद बचा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बेसिकली जो उसका होता है यहां पर, वो क्या हो रहा है, वो रेजोनेंस में यूज होता है। क्या होता है? वो रेजोनेंस में यूज होता है। तो यहां पर इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो कहां पर होता है? इस रेजोनेंस में यूज किया जा रहा होता है। समझ में आया? और तो ये बात आपको नोट करनी है, ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से देखो क्या होगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, या फिर ऐसे समझ सकते हो
एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से मिलते हैं। कैसे? देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड में यूज हो गया नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में यूज हो गया नाइट्रोजन का, और एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया यहां पर। तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बचे 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस p ऑर्बिटल में अवेलेबल होते हैं, जो कि इसमें बेसिकली रेजोनेंस में यूज किया जा रहा होता है। तो बेसिकली इसके पास टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और हकल रूल के द्वारा ये 4n+2 रूल को क्या करता है? फॉलो करता है, जिससे इसे हम एरोमेटिक कहते हैं। तो ये एरोमेटिक इन कैरेक्टर होता है। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं फ्यूरॉन की। तो फ्यूरॉन में क्या होता है बेटा जी? देखना, फ्यूरॉन में बेसिकली स्ट्रक्चर अगर हम उसका बनाओगे तो वो उसका स्ट्रक्चर अगर आप ऐसे 5 मेंबर रिंग बना रहे हैं, यहां पर ये ऑक्सीजन है, तो यहां पर ये इसका p ऑर्बिटल, ये इसका एक p ऑर्बिटल, ये इसका एक p ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, और इस ऑक्सीजन के पास एक p ऑर्बिटल ऐसे और एक p ऑर्बिटल ऐसे। देखो, ऑक्सीजन के पास बेसिकली उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के 6। तो 6 में से होता क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने में यूज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने में यूज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में अवेलेबल होता है जो कि रेजोनेंस कर रहा होता है इन p ऑर्बिटल्स के साथ, जैसे कि यहां पर ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो रहा था, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर यूज हो रहा है रेजोनेंस में। तो उसी तरीके से ये इसके पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कॉन्जुगेशन में, साइक्लिक कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी क्या होता है? एरोमेटिक इन कैरेक्टर होता है। बोलो भाई, एरोमेटिक इन कैरेक्टर होता है। और साथ ही साथ देखो, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 4, और बचा 2 इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर होता है वो इसके पास इस p ऑर्बिटल में अवेलेबल होता है, जो कि परपेंडिकुलर होता है इस कॉन्जुगेशन प्लेन से, इस कॉन्जुगेशन प्लेन से। तो इसका मतलब है इसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है एक्स्ट्रा, जो कि इस केस में, नाइट्रोजन के केस में अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है किसमें, किसके स्ट्रक्चर में? आपके फ्यूरॉन और पायरॉल के स्ट्रक्चर में। अब इसी तरीके से बात करते हैं थायोफीन की। तो थायोफीन का स्ट्रक्चर भी इसकी तरीके ही होता है थोड़ा। कैसे? अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहां पर ये सल्फर आ गया। सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर के पास बेसिकली हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऑक्सीजन की तरीके ही होता है, बस अंतर इतना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू सल्फर। बस इतना सा अंतर होता है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। तो ये भी क्या होता है? एक तरीके से एरोमेटिक इन कैरेक्टर होता है। तो ये तो बात हुई किसकी? कि एरोमेटिक कैरेक्टर, ये तीनों के तीनों एरोमेटिक है कि नहीं है। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एरोमेटिक है, उसके बाद एरोमेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है ऑर्डर ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन और बेसिक सा क्वेश्चन निकल के आता है जेई में, आईआईटी जैम में, या फिर नेट गेट में भी इससे क्वेश्चन आता है कि एरोमेटिसिटी कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए। तो एरोमेटिसिटी कैरेक्टर का अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो इसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि देखो, इन तीनों में से जो आपका सल्फर एटम होता है, आपका यहां पर, इसको आपको सबसे पहले एटम से डील करना पड़ेगा। देखो, ये नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम और ये सल्फर एटम। तो बेसिकली होता क्या है, आपका जो सल्फर एटम होता है, सल्फर एटम के पास आपको पता है कि 3d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं कि नहीं होते बेटा? ये इसके पास 3d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। दूसरी बात देखो, पहले मैं लिख देता हूं सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इन तीनों में से आपका सल्फर जो होता है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बोलो भाई, होता है कि नहीं होता है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है कि नहीं? तो आपका सल्फर क्या हुआ? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ। सबसे पहली बात उसकी है। दूसरा, उसके पास 3d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका जो सल्फर एटम होता है उसके पास जो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, वो आसानी से इस रिंग में कॉन्जुगेशन करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्जुगेशन करते हैं। समझ में आई बात? बहुत ही आसानी से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। उसके बाद किसकी है? नाइट्रोजन की। और उसके बाद सबसे ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की।
तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज्यादा तेजी से पकड़ के रखेगा, वो रिंग में उन्हें कॉन्जुगेशन होने से क्या करेगा, रोकेगा। तो इसका मतलब अगर कॉन्जुगेशन को रोकेगा मतलब उसके एरोमेटिक कैरेक्टर को कम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना कम होगा, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉन्स उतनी तेजी से रिंग में कॉन्जुगेशन कर रहे होंगे, उतनी तेजी से रिंग करंट डेवलप हो रहा होगा। इसका मतलब है वो उतना ज्यादा क्या होगा, एरोमेटिक इन कैरेक्टर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो ये होता है थायोफीन, आपका थायोफीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक इन कैरेक्टर होता है। इसके बाद का कौन सा आता है आपका, पाइरॉल। इसके बाद कौन आता है आपका, पाइरॉल। पाइरॉल क्यों आता है, क्योंकि भाई नाइट्रोजन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है ना, तो इसका मतलब हुआ कि आपका नाइट्रोजन, आपका जो नाइट्रोजन है उसकी वो उससे कम रोक रहा है रिंग कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसका मतलब है कि वो इसके बाद एरोमेटिक कैरेक्टर में पाइरॉल का नाम है। किसका नाम आएगा, पाइरॉल का। और इसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा आता है, फ्यूरॉन। सबसे लास्ट में कौन सा आता है, फ्यूरॉन। बोलो, तो ये क्या होता है, एरोमेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर ऑफ दीज थ्री। इन तीनों में से सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन होता है, थायोफीन। उसके बाद कौन होता है आपका, पाइरॉल। और उसके बाद कौन सा होता है आपका, फ्यूरॉन। और अब मैं अगर इन तीनों का कंपैरिजन बेंजीन के साथ करूं कि बेंजीन की एरोमेटिसिटी से इनकी एरोमेटिसिटी का अगर मैं कंपैरिजन करूंगा, तो सबसे पहली बात और क्लियर कट बात आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि जो हमारी बेंजीन होती है उसमें सारे के सारे कौन से एटम होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं। 2p2p ओवरलैप हो रहा होता है सब में, तो वहां पर बिल्कुल एक यूनिफॉर्म कॉन्जुगेशन हो रहा होता है। तो इन सबकी एरोमेटिसिटी का ऑर्डर उससे तो कम ही होता है। इसीलिए हम लोग कार्बन, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर एटम जैसे ही एंटर होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं हेटेरो एटम्स, जिनकी वजह से ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो अगर मैं इसका इन तीनों का कंपैरिजन बेंजीन के एरोमेटिसिटी ऑर्डर से करूंगा तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन होता है, बेंजीन होती है। तो इसमें आप सबसे आगे क्या लिख सकते हैं, बेंजीन लिख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या हो गई आपकी, बेंजीन हो गई। उसके बाद ये आपके तीन, तो ये हो गया एरोमेटिसिटी ऑर्डर ऑफ these heterocyclic compounds as compared to benzene। ठीक है भाई, तो अब हम लोग चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में ऑफ दीज रिएक्शंस, क्योंकि वही रिएक्शंस आपको सबसे ज्यादा इनसे पूछी जाती हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का क्या ऑर्डर होता है, क्या कंपैरिजन होता है, किस तरीके से इन तीनों में से कौन सबसे अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और कौन सबसे खराब, इसका भी एक ऑर्डर हमें देखना है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इनकी रिएक्शंस के बारे में। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो बेसिकली होता क्या है कि यहां पर आपका जो मैं आपके सामने थायोफीन लिखूं, फ्यूरॉन लिखूं या फिर पाइरॉल लिखूं, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होते हैं और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिंग में कॉन्जुगेट करके इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करके रिएक्शंस करते हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं ये काफी ज्यादा फेवर होती हैं। अब बात ये करते हैं कि इन तीनों में से कौन सबसे अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं और उसके बाद तीनों एटम्स को देखकर उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कंपैरिजन करते हैं। तो मैं एक 5 मेंबर रिंग इन जनरल वे यहां पर एक एटम लिख देता हूं Z कोई, ठीक है। फिर मैं यहां पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर को रखकर कंपैरिजन करूंगा। तो यहां पर ये आ गया। अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल में बेसिकली क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैक करेगा ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और मान लो इस जगह पर अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। अभी हम बात ये भी करेंगे कि इस पोजीशन पर होती है। तो यहां पर अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज आएगा, देखो ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर से ऐसे देगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ आपका यहां पर कुछ इस तरीके से ये Z आ गया और यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन। बोलो भाई, इतनी बात क्लियर है। तो अब देखो सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इन तीनों में बेसिकली होता क्या है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर में से नाइट्रोजन सबसे आसानी से इस पॉजिटिव चार्ज को
बियर कर सकता है। नाइट्रोजन सबसे आसानी से इस ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को बियर कर सकता है। देखो ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो अनस्टेबलाइज हो जाएगा। इसकी बात से हमें एक बात तो क्लियर हो गई क्या, कि हमारा ये ऑक्सीजन तो पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगा। इसका मतलब है वो इस रिएक्शन को बहुत ही रेयरली देगा, उतनी अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। मतलब कौन नहीं देगा? फ्यूरॉन। अब बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर में क्या होता है? सल्फर के पास होते हैं 3d ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? 3d ऑर्बिटल्स। हम इसके पास जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डालेंगे तो ये जल्दी से क्या कर सकता है? रेजोनेंस कर सकता है। उस पॉजिटिव चार्ज को 3d ऑर्बिटल की हेल्प से, 3d ऑर्बिटल की हेल्प से रिंग में क्या कर देगा? कॉन्जुगेट करा देगा। क्या करा देगा? रिंग में कॉन्जुगेट करा देगा। मतलब रिंग में उसे घुमा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? पूरे रिंग में पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। पूरे रिंग में पॉजिटिव चार्ज फैल जाने की वजह से इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने का ऑर्डर सबसे कम हो जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने का ऑर्डर क्या होता है? सबसे कम हो जाता है एज कंपेयर टू दीज थ्री। एज कंपेयर टू दीज थ्री। ये बात समझ आई कि हमारा जो थायोफीन होता है उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर उसकी रिएक्शन कराएं तो उसके पास यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया, यहां पर अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज आया तो बेसिकली क्या करेगा? इसके पास 3d ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। अगर यहां पर सल्फर होगा तो वो इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करा लेगा, अपने 3d ऑर्बिटल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा। इसी तरीके से वो इधर से भी अपने रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज क्या कर सकता है? घुमा देता है, जिसकी वजह से रिंग में ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। अगर रिंग में ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे देगा? जिसकी वजह से थायोफीन का हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर होता है एज कंपेयर टू दीज थ्री सबसे कम होता है। तो अगर मैं ओवरऑल जनरल बात करूं तो नाइट्रोजन सबसे आसानी से पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बियर करते हुए सबसे तेजी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जिसका मतलब होता है कि पायरॉल, देन फ्यूरॉन एंड देन थायोफीन। ये ऑर्डर होता है किसका? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, या फिर रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है किसका? इन तीनों का एज कंपेयर टू ईच अदर। और अगर मैं इन तीनों का कंपैरिजन बेंजीन से करा दूं तो बेंजीन तो सबसे लेस क्या होती है? रिएक्टिव होती है, तो बेंजीन यहां सबसे पीछे आएगी। समझ में आई बात? तो ये पॉइंट भी आप क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। तो ये तो बात हुई इनके कंपैरिजन की कि किस तरीके से हम इनमें कंपैरिजन करते हैं। अब बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, और उसके आगे की सारी बातें हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो अगर मैं इन जनरल पायरॉल के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं तो उसकी एक आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने आपके सामने लिख दी है। जैसे देखो ये आपके सामने पायरॉल है, कोई इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल में यहां पर दो पोजीशंस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, C2 और C3। कि ये पायरॉल जो है आपका नहीं पता तो देख लीजिए, आपका ये पायरॉल है, इसकी नंबरिंग बेसिकली कैसे होती है? ये 1 2 3, तो ये कार्बन C2 कार्बन, ये C3 कार्बन। तो बस हमें ये पता होना चाहिए कि किस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मतलब नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, मर्क्यूरेशन, ठीक है ना। ये जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है किस पोजीशन पर होती है, और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो बेसिकली क्या है, देखो आप इनका रिएक्शन मैकेनिज्म करके देखो। अगर इस नाइट्रोजन ने यहां से इलेक्ट्रॉन दिए, ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हुआ और ये बॉन्ड इधर की तरफ मुड़ेगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस नेगेटिव चार्ज ने यहां पर इस पर अटैक किया हुआ है, तो मतलब इस C2 पोजीशन पर क्या होगा? देखो यहां से C2 पोजीशन पर क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा होगा। तो मैंने जस्ट इसको उल्टा करके लिख दिया है यहां पर, और कुछ नहीं किया है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर ऐड हो गया आके, और यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर इसने इधर की तरफ डबल बॉन्ड दिया तो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड ऊपर गया था तो ये बॉन्ड इधर आ गया। तो अब क्या होगा? एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया, तो आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट C2 कार्बन हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप अगर C3 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहते हैं तो अभी नाइट्रोजन क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, और बेसिकली क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ गया, नाइट्रोजन पर यहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन से बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये फिर से एरोमेटिक कैरेक्टर, तो ये कहां पर आ गया? C3 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई।
तो इसी तरीके से आप यहाँ पर पायरॉल को रख सकते हैं, फ्यूरॉन को रख सकते हैं और थायोफीन को रख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल होता क्या है कि आप C2 और C3 दोनों पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करती है इन कंपाउंड्स की, लेकिन जो हमारी मेजरली रिएक्शंस होती हैं वो कहां पर होती हैं? C2 कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। C2 कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं आपकी किसकी? 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, जो कि कौन से होते हैं आपके? पायरॉल, फ्यूरॉन और थायोफीन। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। क्या है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। इन केस ऑफ दिस रिएक्शन कॉन्जुगेशन इज एक्सटेंडेड, जिसकी वजह से क्या होता है? इसका जो मेजरली हमारी जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही होती है वो C2 कार्बन के पर क्या करती हैं? प्रेफर करती हैं तीनों के लिए। किसके लिए? पायरॉल, फ्यूरॉन और थायोफीन। तीनों कंडीशन में जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो कहां पर होती हैं? आपकी C2 कार्बन पर होती हैं। तो ये पॉइंट आप नोट करके रख लीजिए और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा कि ऐसे इसकी रिएक्शन HNO3 से करा दी, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन HNO3 से करा दी तो कहां पर होगी? इसकी रिएक्शन HNO3 से करा दी तो कहां पर होगी? तो ये किस कार्बन पर होगी? C2 कार्बन पर होगी। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। एक रिएक्शन और बता देते हैं हम आपको और उसके बाद हम बात करेंगे जितनी भी रिएक्शंस बची हैं और फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में अपने अगले पार्ट में। वो क्या है? इसकी रिएक्शन ऑफ विद एल्काइल लिथियम, रिएक्शन विद एल्काइल लिथियम, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो समझ गए, सारे इलेक्ट्रोफिलिक जितनी भी होती है मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन टाइप में, मर्क्यूरेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन जितनी भी होती हैं, ठीक है, और फॉर्मुलेशन वो भी सारी की सारी क्या होंगी? आपकी C2 कार्बन पर ही होंगी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं अगर मैं, जैसे ये इसकी रिएक्शन अगर आपसे RLI से कराने को बोल दी जाए, किससे? RLI से, तो बेसिकली यहां पर भी रिएक्शन किस पोजीशन पर होती है? C2 पोजीशन पर होती है। ठीक है, तो ये R यहां पर लगेगा आके। इस तरीके से अगर यहां पर फ्यूरॉन लोगे और इसकी रिएक्शन आप RLI से कराओगे तो यहां पर भी क्या होगा? यहां पर R आएगा आपका। इसी तरीके से थायोफीन में भी यही होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आपके लिए आता है। जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जो भी इससे बचा कुछ पार्ट है जो 5 मेंबर ड्रिंक का 2-4-5 रिएक्शंस और है उसको हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद फ्रॉम मैट कैम क्लासेस।